नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ओम भारत में। दोस्तों आज हम लोग अगला चैप्टर देखने वाले हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो अभी हम लाइन बताने वाले हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, बहुत सारे एग्जामों में ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि गुप्त वंश के पतन के बाद किन राजवंशों का उद्भव हुआ। उसमें देखिए सबसे पहला जो है मैत्रक, फिर मौखड़ी, ठीक है, पुष्यभूति वंश, परवर्ती गुप्त वंश और गौड़ वंश प्रमुख है। देखिए 2, 3, 5 वंश हैं। पांचों वंश को आपको याद रखना है बहुत अच्छा तरीका से। सबसे पहला मैत्रक है, मैत्रक के बाद मौखड़ी है, मौखड़ी के बाद पुष्यभूति है, पुष्यभूति के बाद परवर्ती गुप्त है, उसके बाद आपको मिल जाएगा एक गौड़ मिल जाएगा। तो 2 बार म, 2 बार प, 1 बार ग मिल जाएगा आपको। मौखड़ी, ठीक है, मैत्रक, मौखड़ी, और ये आपको मिल जाएगा पुष्यभूति, पर ये मिल जाएगा आपको परवर्ती गुप्त, और ये मिल जाएगा आपको गौड़, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने जो है दोस्तों सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इन राजवंशों में जो पुष्यभूति वंश के जो शासक थे दोस्तों, उन्होंने सबसे विशाल साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक है दोस्तों कौन थे, पुष्यभूति थे। बार बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। मैंने एक बार आपको और बताया था कि दोस्तों जो शुंग वंश के जो राजा थे, सबसे पहला राजा पुष्यमित्र शुंग, उससे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक है ये पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है। और ये उत्तर में है, थोड़ा कन्नौज तरफ है इनका है राजधानी, मतलब हरियाणा ये ऊपर की तरफ है। उस समय जो आप पुष्यभूति देखे थे वो पाटलिपुत्र और इधर विदिशा मतलब एमपी के तरफ थे, ठीक है। तो वो नीचे थे वो वाला पुष्यमित्र शुंग, और ये पुष्यभूति जो है ये हरियाणा वाला क्षेत्र में अपना राजधानी बनाएंगे, ठीक है ना। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यभूति। इनकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर। अभी वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, थानेसर बोलते हैं। और कौन सा, करनाल जिला में है, हरियाणा राज्य में है, ठीक है। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्र जन्मदाता था तथा इसकी प्रथम प्रभावशाली शासक था। तो देखिए इसका जो पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था, तो इसमें प्रथम स्वतंत्र जो राजा हुआ उसका नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन क्या था, सबसे प्रभावशाली पहला राजा था जिसने ब्रह्म भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि, सम्मानजनक उपाधि धारण की, ठीक है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन हुए तथा एक कन्या हुई जिसका नाम क्या था, राजश्री। तो देखिए आप सबसे पहले देखें कौन, पुष्यमित्र, उसके बाद पुष्यभूति को देखें, और पुष्यभूति के बाद जो सम्मानजनक राजा है उसका नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन का जो बेटा हुआ, 2 बेटा और 1 बेटी, एक बेटा का नाम राज्यवर्धन, दूसरा बेटा का नाम हर्षवर्धन, और बेटी का नाम राजश्री था। तो राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखड़ी राजा के साथ कर दिया गया, ठीक है। मौखड़ी राजा का नाम क्या था, ग्रहवर्मा, उसके साथ कर दिया गया। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो देखिए एक ग्रहवर्मा से शादी किया, अब मालवा से क्या हुआ, देवगुप्त जो मालवा का शासक था, इन्होंने क्या किया, ग्रहवर्मा को की हत्या कर दिया और राजश्री को बंदी बना के क्या किया, जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, ठीक है। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। तो राज्यवर्धन कौन, ये इसका बड़ा भाई राजश्री का, इन्होंने क्या किया, देवगुप्त को मार डाला। देवगुप्त कौन, यही मालवा का शासक, इसको मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र शशांक, गौर नरेश शशांक ने धोखा से राज्यवर्धन को ही मार दिया, ठीक है। तो ये मार दिया इसको, और इसका जो मित्र था इधर शशांक बंगाल से आया, ये आके इसको मार दिया राज्यवर्धन को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष वही वाला जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, उसको कटवा दिया था किसने, शशांक ने, ठीक है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तो देखिए अब इसके बाद राज्यवर्धन के बाद अगला भाई कौन था, हर्षवर्धन। तो अब हर्षवर्धन 606 ईस्वी में कितना वर्ष की अवस्था में बैठा, 16 वर्ष की अवस्था में बैठा। उसका राजधानी क्या था, थानेश्वर था। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, हर्ष को शिलादित्य के नाम से, ठीक है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की, ठीक है। इसने कौन सी उपाधि धारण की, परम भट्टारक नरेश की, ठीक है। आपको बता दें कि इसका जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उसके बारे में कौन सा उपाधि धारण किया ये नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हमको पता है कि हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की, तो परम भट्टारक की। देखिए आपको दिखा देता हूँ कि प्रभाकर वर्धन के बारे में आपको नहीं दिखेगा कि कौन सा उपाधि धारण किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो आगे है दोस्तों कि हर्ष ने शशांक को पराजित करके, अब देखिए इसके भाई राज्यवर्धन है, उनको कौन मार दिया था? शशांक ने। फिर हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो किसको हरा करके कन्नौज जीता था? हर्षवर्धन शशांक को हराकर, और क्या किया? कन्नौज को जीत लिया और क्या किया? उसको अपना राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। तो देखिए हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया है, और कहाँ पे हराया? नर्मदा नदी के तट पर। मतलब हर्ष जा रहे थे दक्षिण की तरफ और ये इधर दक्षिण में उसका राज्य था पुलकेशिन द्वितीय का, तो पुलकेशिन द्वितीय उनको बढ़ने से रोक दिया, तो हार गए वो हर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखिए यहाँ पर एक चीनी यात्री उससे पहले आया था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उसके काल में आया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके काल में आया था फाहियान। ठीक है, चफा। ये है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन आया? हुएनसांग। तो हा कौन है? हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया? तो हुएनसांग आया। ठीक है, हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति में पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। ठीक है, वर्ष 641 ईस्वी में उसने अपने दूत चीन भेजे और 643 ईस्वी में एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। किसके दरबार में? हर्ष के दरबार में। तो वर्ष 641 में जो है उसने अपना दूत क्या किया? 1943 में और 645 में क्या किया? चीन भेजा और उसके दरबार में आया भी। मतलब 641 में एक बार वो भेजा, लेकिन 643 और 645 में 2 चीनी का दूत उसके पास आया। चीन मतलब उस समय का मान लीजिए तिब्बत का बात कर रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत के अवशेष प्राप्त किए। तो बुद्ध का जो दांत इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था? कश्मीर के शासक से। ठीक है, हर्ष के पूर्वज भगवान शिव के सूर्य के अनन्य उपासक थे। तो देखिए एक तरफ शशांक जो था वो भी शिव का उपासक था, और हर्ष का पूर्वज लोग भी किसका उपासक था? शिव का और सूर्य का अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल के देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। ये भी बौद्ध बन गया। ठीक है, पहले ये क्या था? शिव और सूर्य को मानता था, लेकिन जब हुएनसांग आया तो प्रभावी हुआ, महायान शाखा को राजाश्रय भी दिया और वो खुद भी बौद्ध बन गया। ठीक है दोस्तों, आगे है कि हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। तो हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय क्या था दोस्तों? महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुएनसांग स्वयं 6वें समारोह में शामिल हुआ था। देखिए हर्षवर्धन के काल में हर 5वें वर्ष में क्या होता था? एक समारोह आयोजित होता था जिसको क्या बोलते थे? महामोक्ष परिषद कहा जाता था। स्वयं हुएनसांग भी 6वां समारोह में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते दोस्तों। बाणभट्ट हर्ष का कौन था? दरबारी कवि था। उसने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। तो देखिए बाणभट्ट के जीवन से संबंधित एक जो हर्ष चरित्र है कि हर्ष का जीवन के ऊपर, और एक कादम्बरी है। तो इसकी रचना किसने किया था दोस्तों? उसका जो दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसने किया था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागालंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे थे। देखिए आप पढ़ेंगे कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागालंद। कैसे याद रखेंगे? देखिए नाग है, नाग के ऊपर क्या होता है? रत्न होता है, और रत्न क्या होता है? नाग को प्रिय होता है। तो कैसे पढ़ेंगे? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, तो ये तीनों किसका था? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था ऐसा माना जाता है। लेकिन एक्चुअल बात क्या था कि एक धावक नामक कवि था, वो हर्षवर्धन से क्या किया था? पैसा लिया, पुरस्कार लिया और उसके लिए लिख दिया था। ठीक है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा राज्य पर कब्जा करता था। भारत तो बहुत बड़ा था। ठीक है ना, भारत बहुत बड़ा था, छोटा सा जगह पे कब्जा करता था। उसके नीचे भी इधर अलग शासक था, इधर भी अलग शासक था, इधर भी अलग शासक, इधर भी अलग शासक। लेकिन फिर भी इसको अंतिम हिंदू शासक बोलते हैं, जबकि अंतिम में तो खुद बौद्ध ही हो गया था। और जबकि वो कट्टर हिंदू भी नहीं था। कट्टर हिंदू मतलब जो हिंदू धर्म की जो परंपरा होता है उसको मानने वाला
उसको मतलब कठोरता से लागू करने वाला वो भी नहीं था, क्योंकि अंतिम समय में वो खुद बौद्ध बन गया था। और दूसरा, उसका पूरे भारत पर कब्जा था ही नहीं, तो उसको अंतिम हिंदू शासक कहना कहाँ तक लाजमी है, ये सवाल अभी भी उठता है। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में आया अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो हर्ष लगाना है आपको। ठीक है, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे। मतलब देखिए, उस समय एक व्यवस्था चलती थी जिसको क्या बोलते हैं, सामंतवाद। सामंतवाद में क्या होता है, एक राजा होता है, जबकि राजा उतना शक्तिशाली नहीं होता है, राजा के नीचे छोटा राजा, उसके नीचे छोटा राजा होता है। इसको क्या बोलते हैं, अधीनस्थ सामंत बोलते हैं। तो वही क्या है, सामंतवाद का है। जैसे यूरोप में चलता था, सबसे बड़ा होता था कौन, किंग, फिर लॉर्ड, फिर बैरन, फिर नाइट, फिर ड्यूक। वैसे ही ये भारत में भी था, इसलिए उसको सामंतवाद बोलते हैं। एक्चुअल में सामंतवाद जो है वो यूरोप में ही था, उसी को जब भारत में जब पढ़ते हैं, चाहे भारत में जब उसको इस तरह का व्यवस्था देखते हैं, तो इसका भी नाम सामंतवाद दे दिया गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्यूडलिज्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि हर्ष के मंत्रिपरिषद में मंत्री को सचिव और अमात्य कहा जाता था। तो मंत्री को क्या कहा जाता था दोस्तों, सचिव कहते थे या तो अमात्य कहते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, जो राज्य था, बड़ा सा राज्य, वो कई प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक कौन था, राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। तो देखिए, ये राज्य था, राज्य क्या में बटा हुआ था, भुक्ति में बटा हुआ था। तो इसको मान लीजिए भुक्ति में बटा हुआ था। और इसका शासक कौन था, उसको 3 नाम था, या तो राष्ट्रीय बोल सकते थे, या तो उपरिक बोल सकते थे, या तो राजस्थानीय बोल सकते थे। ठीक है, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया हुआ। देखिए, चौथा शब्द भी मिल गया आपको प्रांतीय शासक के लिए, क्या क्या, एक तो मिल गया आपको लोकपाल। ठीक है, तो हर्षचरित में क्या है, लोकपाल है, बाकी उसको राजस्थानीय बोलते थे, उपरिक बोलते थे, अथवा राष्ट्रीय भी बोलते थे। ठीक है, भुक्ति का विभाजन जिलों में था, तो इधर भुक्ति था, और भुक्ति को क्या क्या था, जिलों में बांट दिए थे। ठीक है, भुक्ति को जिला में बांटा हुआ था। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति कहलाता था। जिला को क्या बोलते थे, विषय बोलते थे। विषय का जो मालिक था वो कौन था, चाहे विषय का जो अधिकारी था उसको क्या बोलते थे, विषयपति। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। अब विषय के अंतर्गत क्या होता था, कई पाठक होते थे। ठीक है, कई पाठक हो गया विषय के अंतर्गत। ठीक है, पाठक को आजकल क्या बोलते हैं हम लोग, तहसील बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, जो गांव थी सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। तो गांव का जो प्रधान कौन कहलाता था, ग्रामाक्ष पटलिक कहलाता था। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, पुलिस कर्मियों को चाट और भाट कहा जाता था, और दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होता था। और इससे पहले भी वही देखे होंगे आप, जो पुलिस का अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक या दांडिक पुलिस बोलते थे, और जो नॉर्मल हवलदार होता था उसको चाट और भाट बोलते थे। ठीक है, अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। देखिए, जो घोड़ा रखते थे अश्व सेना, उसका जो सेनापति होता था उसको क्या बोलते थे, बृहदेश्वर बोलते थे। और जो पैदल सेना होता था उसका किसी को बलाधिकृत बोलते थे, किसी को महाबलाधिकृत बोलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र मतलब जल पंप का उल्लेख मिलता है। तो आपके समय में आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि ये तुला यंत्र नामक कृषि का जो मतलब सिंचाई का जो साधन है, ये किस समय में मिलता है, तो हर्ष के समय में मिलता है। आप आसानी से बता सकते हैं, हर्ष के समय में मथुरा जो है सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, हर्षचरित के अनुसार हर्ष के मंत्रिपरिषद, ठीक है, एक है भंडी कौन था, उसका प्रधान सचिव था, प्रधान सचिव। आगे है सिंहनाद कौन था, उसका प्रधान सेनापति था। कुंतल कौन था, उसका अश्व सेना का प्रधान था। और एक है स्कंदगुप्त कौन था, उसका गज सेना का प्रधान था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है गुप्त उत्तर काल का जो राजवंश है उसको देख लिया है। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश, उसको अगला वीडियो में देखेंगे दोस्तों। वीडियो को देखिए दोस्तों बहुत अच्छा तरीक़ा से, उसको समझिए, पढ़िए, और आने वाले एग्ज़ाम में सफल होइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जय हिंद दोस्तों।